हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए 2011 से 23 के पीवाईक्यू को देख रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उस ऑप्शन के इर्द गिर्द जितना भी दायाँ बायाँ क्वेश्चन हैं सब बता रहा हूँ, और एक एक ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं गहराई में। तो अभी तक हम लोगों ने 2013 के क्वेश्चंस को देख लिया अच्छे से, 2014 कंप्लीट देख लिया है, 2015 के 80 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। डेली आपका पीवाईक्यू का जो एनालिसिस है वो डेली आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2015 के क्वेश्चन को। हम लोग ऑलरेडी 80 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक है, इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, फिर हम इसको पूरा नोट्स जो है आपको अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसको ऑफिशियल चैनल है जीरो आई एस का वो ज्वाइन करके पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, एक तरफ हमारा जो है पीडीएफ है आपका इंग्लिश में है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पीडीएफ जो है हिंदी में है। तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे इधर क्वेश्चन पढ़ें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर करें। तो ऑलरेडी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक जो है अच्छे से देख चुके थे। ठीक है, आप देख रहे होगे जैसे। ठीक है, ये हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस का 19वां लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। बोल रहा है पिछले दशक में, ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। नेक्स्ट बोल रहा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन रुपीज हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। पर लास्ट डिकेड में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है लगातार बढ़ता रहा है। लास्ट डिकेड मतलब 2001 से लेकर 2010 तक के डिकेड को बोला होगा लास्ट डिकेड, पिछले दशक में। तो आपको पता बोल रहा है कि जीडीपी जो है ना, वास्तविक जीडीपी वो लगातार बढ़ा है। ठीक है, उसका, और वो भी वास्तविक जीडीपी नहीं बढ़ा है, उसका बोला रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा है। मतलब जिस रेट से हमारा रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी बढ़ा है वो रेट ही बढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है एक देश के अंदर, एक देश के जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर मार्केट प्राइस में, ठीक है, और फाइनल गुड्स जो होते हैं अंतिम मूल्य, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विस का। अब जीडीपी दो टाइप का होता है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ठीक है, रियल मतलब वास्तविक जीडीपी, जिसमें हम लोग महंगाई को नेगलेक्ट करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग कोई भी चीज़ को उस दिन या उस समय क्या है रेट चल रहा है उसके अनुसार हम लोग जीडीपी निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग महंगाई के बारे में ध्यान में रखते हैं। नॉमिनल जीडीपी को ही हम लोग मतलब मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, और रियल जीडीपी को हम लोग फिक्स्ड प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि प्राइस चूँकि फिक्स है, इसलिए रियल जीडीपी जो है वो सबसे अच्छा जो है इंडिकेटर होता है अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो। क्योंकि हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी आपका बढ़ता हुआ दिखे क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन रियल जीडीपी आपको महंगाई चूँकि इसमें ध्यान में नहीं रखते, तो हम लोग फिक्स्ड प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन हमको पता चल जाता है गुड्स और सर्विस का। इसलिए रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के रिस्पेक्ट में अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि रियल जीडीपी जो है उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है पिछले दशक में मतलब 2001 से लेकर 2010 तक वो लगातार बढ़ा है। देखिए दोस्तों, अगर ये बोलता कि रियल जीडीपी बढ़ा है तो हमको लग सकता था कि हाँ प्रोडक्शन जो है बढ़ा है तो ग्रोथ उसका बढ़ा होगा। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ क्या हुआ, रेट ऑफ ग्रोथ हुआ कि मान लिया अगले साल रियल जीडीपी 5% बढ़ा, फिर उसके अगले साल 7%, फिर बढ़ा 8%, फिर बढ़ा 9%। ऐसा कभी होगा क्या, बताइए। रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है। अगर बोलता है कि जीडीपी बढ़ रहा है मतलब 100 रुपया हुआ होगा, फिर 101, फिर 102, फिर 103, तब हमको समझ में आ रहा है चलो ठीक है मोटा मोटी हो सकता था सही। लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ तो कभी ऐसा नहीं होगा कि रेट ऑफ ग्रोथ किसी चीज़ का बढ़ता जाए। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या, कि अगर 100 से 101 हुआ तो हम बोलेंगे कि 1% ग्रोथ हुआ, 101 से 102 हुआ होगा तो लेस देन 1% ग्रोथ हुआ होगा, फिर 102 से 103 होगा तो लेस देन 1% हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन इसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लगातार नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको बोलेगा कि क्या उसका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है लगातार, तो जनरली कोई भी चीज़ का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लगातार नहीं बढ़ता है। हाँ, वो चीज़ बढ़ सकता है आपको ओवरऑल, जैसे हम मान लें कि बोले कि भारत का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सही बात है बढ़ रहा है,
लेकिन बोलेगा क्या कि जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो बढ़ रहा है लगातार, तो ये गलत है, क्योंकि शुरू में हमारा जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ग्रोथ रेट भी फास्ट था, वृद्धि दर, लेकिन वृद्धि दर अब जो है हो रहा है, लेकिन हमारा वृद्धि दर उतना नहीं है, जैसे हमारे पहले 5% से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, तो अभी 3% से बढ़ेगा, कुछ समय बाद 2% से। तो आपको पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, वृद्धि तो हो रहा है, लेकिन वृद्धि का दर क्या लगातार बढ़ा है? किसी भी चीज़ का बढ़ता है क्या? ऐसा नहीं है। और वो भी बोल रहा है रियल रियल, मतलब एक तो ऐसे ही आप महंगाई को हटा लो, और ऊपर से रेट ऑफ ग्रोथ भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत रेयरली ऐसा ही चीज़ होता है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ उसका बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन रुपीज़ हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। आपको पता है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो लगातार जो है बढ़ा है। ठीक है, और वो भी मार्केट प्राइस में बोल रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस समझते हो, जिसमें हम लोग महंगाई को ध्यान में रख के करते हैं। तो हालांकि भले आपका दिख सकता है कि प्रोडक्शन आपका उतना नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ेगा तो जीडीपी आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे मान लो कोई भी देश, मान लो दो समोसा प्रोड्यूस करता था, समोसा का पहले रेट था 10 रुपये। ठीक है, अब वो देश मान लो एक समोसा प्रोड्यूस कर रहा है, और समोसा का रेट बढ़ के हो गया आपका, मान लीजिए 40 रुपये। ठीक है, या 30 रुपये हो गया। तो पहले का जीडीपी निकालोगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का उसका फाइनल वैल्यू, तो दो समोसा का रेट कितना हो गया? 2 × 10। तो आपका जीडीपी जब निकालोगे फिक्स प्राइस पे, मतलब शुरू के प्राइस पे, तो 20 रुपये निकलेगा। जब महंगाई बढ़ गया 30 रुपये, समोसा एक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जीडीपी कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो आपको दिख रहा है कि जीडीपी 20 रुपये से 30 रुपये हो गया मार्केट प्राइस पे, क्योंकि महंगाई इसमें ध्यान में रखें आप। तो फिर मार्केट प्राइस में आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और इसमें रेट वेट का बात नहीं किया, बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जीडीपी बढ़ा है, तो हाँ बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, भारत का जीडीपी लगातार मार्केट प्राइस पे बढ़ा है, लेकिन बोलेगा फिक्स प्राइस पे बढ़ा है, तो हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मान लो ये एक समोसा है, इसका रेट 30 रुपये हुआ, तो अगर हम फिक्स्ड प्राइस पे निकालेंगे तो हम समोसा का तो अभी का ही लेंगे, लेकिन मूल्य लेंगे 10 रुपये का, क्योंकि प्राइस हमको फिक्स कर देना है, जिसको बेस ईयर बोलते हैं, आधार वर्ष। ठीक है, तो हम अगर जीडीपी निकालेंगे फिक्स प्राइस पे, तो मेरा क्या आएगा? 10 रुपये। अगर एक समोसा वाला का निकालेंगे तो एक समोसा इंटू 10 मतलब 10 रुपये। तो आप देख रहे हो पहले जीडीपी हमारा 20 रुपये था, 10 रुपये के हिसाब से दो समोसा का, लेकिन अब जो जीडीपी है वो 10 रुपये घट गया। तो फिक्स प्राइस पे आपका जीडीपी घटता हुआ दिख सकता है, लेकिन मार्केट प्राइस पे जीडीपी जनरली घटता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको भी दी है जीडीपी के बारे में, तो वो याद रखिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो महंगाई मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें पूरा गुड्स और सर्विस पूरा एक इकोनॉमी का हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है, जीडीपी निकाल लो आप मार्केट प्राइस पे, ठीक है, फिर जीडीपी निकाल लो आप फिक्स्ड प्राइस पे। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस मतलब जब मूल्य फिक्स किए तो उस समय क्या जीडीपी निकाल लो, और जब मार्केट प्राइस के अनुसार जीडीपी निकाल लो। अगर हम यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो ये बताइए कि जब हम अगर निकालें कि एक समोसा वाले का जीडीपी कितना है, अगर इसका हम निकालें जीडीपी डिफ्लेटर, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से जीडीपी कितना आएगा? एक समोसा इंटू 30। ठीक है, 30 रुपये मार्केट प्राइस के हिसाब से। और अगर हम जीडीपी फिक्स प्राइस के हिसाब से निकालें एक समोसा वाले का, तो एक समोसा समोसा तो एक ही लेंगे, क्योंकि एक ही समोसा अभी प्रोडक्शन हो रहा है, और फिक्स प्राइस हम लेंगे। अब हमने प्राइस को फिक्स कर दिया आधार वर्ष की तुलना में 10 रुपये, तो 10। तो जीडीपी कितना होगा? डिफ्लेटर कितना होगा? 30/10 मतलब 3। हम बोल सकते हैं कि जितना जीडीपी डिफ्लेटर होगा उतना ही हमारा महंगाई है। तो महंगाई हम बोल सकते हैं 3 गुना हो गया। और आपको दिख भी रहा होगा, पहले 10 रुपये का समोसा एक मिलता था, अब वो समोसा हो गया 30 रुपये का, तो मतलब 3 गुना हो गया महंगाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे हम लोग किसी भी देश का महंगाई को नाप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीपीआई के तुलना में, डब्ल्यूपीआई के तुलना में, जैसे सीपीआई है, सीपीआई में सर्विस को हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन उसका बास्केट बहुत छोटा होता है। डब्ल्यूपीआई में सर्विस काउंट नहीं होता है, आइटम बहुत कम है, तो ये पूरा कवर नहीं करता है, ना तो सीपीआई ना तो डब्ल्यूपीआई। लेकिन जीडीपी क्या होता है? पूरे इकोनॉमी में जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन है सबका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग उसका महंगाई पता चल जाता है जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई मापने का सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर? चलिए 81 का इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट। बोल रहा है किसी भी भारत के किसी भी राज्य की विधान परिषद का आकार जो होगा वो उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको विधान परिषद के बारे में पॉलिटी में पढ़ाया है। ठीक है, क्या बताया था उसमें कि आर्टिकल जो है हमारा 171 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या साइज होगा उसके बारे में संविधान में लिखा गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का में कम से कम 40 जो है सदस्य हो गए, एमएलए हो सकते हैं विधान परिषद में,
और मैक्सिमम जो हो सकता है, जो उस राज्य का विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका 1/3 सदस्य हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसमें सीट का संख्या 40 से अधिक, और जितना भी उस राज्य में विधानसभा होगा उसके 1/3 से कम होगा। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी किसी राज्य का जो है, किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है तो उसमें कम से कम 40 सीट तो होगा ही होगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली से 1/3 सदस्य मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मान लो बिहार में 240 सीट है, मान के बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में जो विधान परिषद है उसमें सीटों की संख्या 40 से अधिक होगी, ठीक है। और 1/3 कितना हो गया, 240 का 80। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसमें सीट का संख्या 40 से लेकर 80 तक हो सकता है। ना तो 40 से कम हो सकता है, ना तो 80 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, आधे से बड़ी नहीं हो सकती है, 1/3 से छोटी हो सकती है। और 1/3 मतलब 33%। 33% से जब छोटा है तो आधे से अधिक कैसे हो सकता है, इसलिए पहला गलत है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट द चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझ लो कि राज्यसभा के टाइप। तो भाई ये बताइए, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कौन बनता है, वो उपराष्ट्रपति बनता है। लेकिन जो विधान परिषद होता है उसका जो सभापति होता है, उनके जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये भी गलत होगा। राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, ना तो स्पीकर को चुनने में, ना तो फिर विधानसभा के स्पीकर को चुन सकता है, अध्यक्ष को, ना ही विधान परिषद को चुन सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि भारत में जो है सेपरेशन ऑफ पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो हम नहीं चाहेंगे कि राज्य का में जो है केंद्र का हस्तक्षेप हो, क्योंकि जो सेंटर का होता है, जो गवर्नर होता है, वो उसको सेंटर जो है केंद्र सरकार जो अपॉइंट करती है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे इस तरह का कि विधानसभा या विधान परिषद में गवर्नर का उतना ज़्यादा हस्तक्षेप हो, ठीक है, समझ गए। तो जो मेंबर, तो ये हमारा दोनों गलत है। अगर हम कि इसके बारे में कुछ और बताएं कि विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। क्या ये सही है कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल होता है, तो गलत है। विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल। विधान परिषद का और राज्यसभा का कोई भी जो है कार्यकाल जो है टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि दोनों जो है परमानेंट चैम्बर है, वो हमेशा रहता है। लेकिन लोकसभा का और विधानसभा का, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उनका कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है, ये हम बोल देंगे। लेकिन कोई पूछेगा कि विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल बताओ, तो उसका कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस चैम्बर है। हाँ, उसके जो सदस्य होंगे, राज्यसभा के एमपी या विधान परिषद का एमएलए, ठीक है, विधायक, उसका कार्यकाल होगा मैक्सिमम 6 साल। और उसके जो 1/3 एमपी एमएलए रहेंगे विधान परिषद के, या एमपी रहेंगे राज्यसभा के, वो हर 2 साल में रिटायर करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बाकी तो इसमें और कुछ काम का नहीं है। तो ये सारा हो गया, ठीक है, समझ गए। अगर हम बात करें विधान परिषद में अगर टोटल किस किस कैसे कैसे, अगर हम बात करें कि विधान परिषद में किस तरह से कंपोजिशन होता है, उसका संरचना क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करो। सबसे पहले 1/3, 1/3, 1/3। तो जो विधान परिषद के जो 1/3 एमपी होंगे, ठीक है, उसको उस राज्य का जो एमएलए होता है वो इलेक्ट करता है, ठीक है। तो विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होंगे, एमपी एमएलए होंगे, उसका इलेक्शन जो है एमएलए वहाँ का चुनता है उसको, ठीक है। फिर जो 1/3 होंगे, ठीक है, उसको उस राज्य का जो म्यूनसिपाल्टी रहेगा या पंचायत रहेगा उससे वो चुन के आएगा, ठीक है। उसके बाद जो जो 1/3 है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1/6 में और 1/6 में। तो 1/6 + 1/6 1/3 हो गया। ये जो 1/6 है इसको गवर्नर जो है नॉमिनेट करता है, किससे, आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से और सोशल सर्विस से, कला से, विज्ञान से, साहित्य से और सामाजिक सेवा से। सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक और है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति से जो है उसको इलेक्ट करता है 1/6। और ये जो 1/6 बचा, फिर इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1/12 और 1/12, क्योंकि 1/12 + 1/12 1/6 हो जाएगा। तो जो 1/12 है, ठीक है, इसको जो इलेक्शन करता है, तो उस राज्य में जो भी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट्स जो बीएड बीटेक को मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री होगा वो करेंगे। और 1/12 है, ठीक है, वो करेगा टीचर वहाँ का, ठीक है, टीचर। तो इस तरह से जो है टोटल आप देख रहे हो कि 1/3 1/3 1/3 मिला के 1 हो गया, मतलब तो
परसेंट है, 33.33% जो रहेंगे MLA स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो MLA उस राज्य का जो MLA होगा, विधायक जो होगा, विधानसभा का जो सदस्य होगा वो इलेक्ट करेगा। 1/3 को पंचायत और म्यूनसिपाल्टी करेगा। फिर 1/3 को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, 1/6 जो 1/6 हो गया उसको गवर्नर करेगा। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव से, ठीक है। और जो 1/6 होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो 1/12 को ग्रेजुएट्स करेगा और 1/12 को वहाँ का टीचर करेगा। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से होता है विधान परिषद के सदस्यों का पूरा कंपोजिशन, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो 82 का आंसर हो गया, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देखते हैं। बोला टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए। अगर भारत का ये प्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करेंगे, ऐसा क्या है हमारा, ऐसा आपको पता है ऐसा हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल कर्तव्य के बारे में अगर बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति जो है 42वां संविधान संशोधन के पहले एक कमेटी बनाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, उसने सिफारिश दिया था कि मौलिक अधिकारों को ऐड करने का, ठीक है। और उसके सलाह को हमने माना और कुछ सलाह को उसमें नहीं भी माना। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ऑलरेडी जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिसमें हमने पूरा अच्छे से फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है। तो एक ये हमारा 19वां लेक्चर है। तो आप शुरू से 1 से 18 लेक्चर तक देखिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 1-2 दिन में पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। उसके बाद देखिए प्रियम्बल के बारे में ऑलरेडी हमने पॉलिटी में पढ़ाया है आपको, DPSP के बारे में भी पढ़ाया है और फंडामेंटल राइट के बारे में भी पढ़ाया है। तो आपका काम ये है कि तीनों को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। वैसे भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए 299 रुपीज़ का कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा आपको प्रीलिम्स का करवा रहे हैं तैयारी अच्छे से। अभी हम लोग इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो शुरू करेंगे फरवरी में, और प्रेजेंट में अभी हम जो कर रहे हैं जनवरी में वो इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फरवरी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करेंगे ज्योग्राफी, और फिर 10 मार्च तक हम लोग पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना वो इनरोल हो सकते हैं, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ़ी मात्र 299 रुपीज़ है। अभी तक बहुत सारे बच्चे ने इनरोलमेंट इसमें करवाया है और वो पढ़ भी रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी बच्चे का छूट गया होगा उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। अभी ज़्यादा नहीं हम लोग आगे बढ़े हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग जल्द ही एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो आज से ही। तो जो बच्चे चाहते हैं वो 299 रुपीज़ पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से ज्वाइन करना है उसका वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो 83 का हमारा होगा डी। आगे देखिए बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। तो देखिए दोस्तों इकोसिस्टम क्या होता है, मैंने बताया इकोसिस्टम वहाँ होता है जहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे प्लांट, एनिमल मतलब बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, अजैविक घटक और अपने इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, इको सिस्टम। क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। तो बोल रहा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। कम्युनिटी तो ऑर्गेनिज्म का हो लेकिन अपने में इंटरेक्ट करे, वो भी करे, प्लस जो अगल बगल हवा, पानी, धूप है, नमक है, उससे भी वो इंटरेक्ट करे। तो सिर्फ अपने में नहीं करे, वहाँ के हवा पानी से भी इंटरेक्ट करे, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा था दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पृथ्वी का वो भाग जो सजीव जीवों द्वारा क्या है, आवासित है। पृथ्वी में हर जगह पे जीवन नहीं है, पृथ्वी में वो जगह जहाँ पे जीवन है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं, ना कि उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इसीलिए हमारा ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ये सही बात है, जो इकोसिस्टम है इसका डेफिनेशन तो और भी अच्छा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो चारों ऑप्शन में है वो है ऑप्शन आपका सी, कि जहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इस तरह का कुछ, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इकोसिस्टम नहीं होती। इकोसिस्टम मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इस तरह से इंटरेक्शन की वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे बायोटिक कंपोनेंट मतलब पेड़ पौधा जिसमें भी जीवन है उसको बायोटिक बोलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब। और एबायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, हवा, पानी, मिट्टी, नमक, सनलाइट, वाटर, ये सब वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जैसे हम हैं,
और मेरे पास मान लो कोई गिलहरी है, तो हम लोग दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे? हम इसको खाना देते हैं, ये हमसे बात करती है मान लो, ठीक है। उसके बाद ये हम जो है हवा पानी लेते हैं, है ना। उसके बाद गिलहरी भी हवा पानी लेती है, धूप लेती है, तो उस तरह हम भी जो है धूप सेकते हैं। तो अब देख रहे हो कि इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और एक चीज़ होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब वैसा चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म को घेर के रखा है। जैसे मेरे अगल बगल क्या है, आपके अगल बगल क्या है? टीवी है, फ्रिज है, मम्मी होगी, फिर दोस्त होगा, तो वो सब क्या है? इसमें आप देख रहे हो कि कुछ जो है आपका बायोटिक कंपोनेंट है, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट है। जैसे आपका वो होगा, टेबल लैंप होगा या मोबाइल होगा, वो सब एबायोटिक है, जिसमें जीवन नहीं है। तो आप जिसके अगल बगल से घिरे हुए हो वो आपका इन्वायरमेंट है। वो उसमें लिविंग चीज़ भी है और नॉन लिविंग चीज़ भी है, ठीक है। इकोसिस्टम से क्या हो गया? सिर्फ वो नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ नहीं होता है, बल्कि उसका इंट्रैक्शन भी होना चाहिए, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। लेकिन इन ऑप्शन में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इसीलिए हमने सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। किसी भी एरिया को, पेड़ पौधा को और फौना को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, उस एरिया में जितने भी पेड़ पौधा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा, फौना नहीं, फौना तो जीवन हो गया, लाइफ है ना, मतलब एनिमल हो गया। जो भी पेड़ पौधा किसी एरिया में होता है उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। सभी साथ ही मैंने ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि क्या बनता है दोस्तों? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से क्या बनता है? क्या बनता है इंडिविजुअल से? पॉपुलेशन बनता है, ठीक है। इंडिविजुअल से, ठीक है, इंडिविजुअल से क्या बनता है? पॉपुलेशन। जैसे मान लो एक हिरन है, तो बहुत सारे हिरन को मिला दोगे तो हिरन का जनसंख्या बोलेंगे। फिर पॉपुलेशन से बनता है हमारा कम्युनिटी, जहाँ पे हिरन का कम्युनिटी, शेर का कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, ये सब रहता है। कम्युनिटी कम्युनिटी को जब मिला दोगे तो बनता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से फिर बनता है हमारा बायोम, और बायोम के बाद बनता है हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा होता है इंडिविजुअल, फिर होता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम में बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मतलब जहाँ पृथ्वी पे जीवन है, उसके अंदर बहुत सारा बायोम हो सकता है, जैसे टुंड्रा बायोम, ठीक है, रेन फॉरेस्ट बायोम। फिर इकोसिस्टम हो सकता है मैरीन इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना। फिर कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, ये सब। फिर पॉपुलेशन मतलब प्लांट का जनसंख्या, हिरन का जनसंख्या, गिलहरी का जनसंख्या, और इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल व्यक्ति, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब मैंने बता दिया आपको। तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? क्यों हम लोग पंचायती राज सिस्टम बनाए थे, उसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य समझते हो कि क्यों बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़िए। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। हम लोग पंचायती राज सिस्टम इसलिए बनाए क्योंकि भारत में हम लोग जो है लोगों विकास में जन भागीदारी चाहते थे, ठीक है। तो क्या इसलिए बनाया गया था? सही बात है, इसी को तो विकेंद्रीकरण बोलते हैं, जहाँ पे लोगों को हम डायरेक्ट जो है डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में जोड़िए, उसी को बोलते हैं। तो पहला सही है, ठीक है। जन भागीदारी बढ़ाना ही, ताकि लोग अपने मुखिया से ज़्यादा कनेक्ट हों। फिर बोलते हैं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, राजनीतिक जवाबदेही। देखिए दोस्तों, राजनीतिक जवाबदेही होने का तो और भी हम तरीका है ना, कि वोटिंग होना हर 5 साल में, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो होगा ही। क्या हम लोग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए पंचायती राज बनाए थे? मेन मकसद यही था। देखिए, पंचायती राज होने से ये चारों चीज़ होगा, लेकिन बनाया क्यों गया था पंचायती राज? पंचायती राज इसलिए बनाया गया था ताकि लोकल लेवल पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है विकास में बढ़े, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से सब चीज़ आए, नीचे से पब्लिक के द्वारा डिसाइडेड हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। जैसे हम कोई स्कूल बनाना चाहते हैं अगर बिहार के किसी राज्य में, बिहार के किसी ज़िले में या गांव में, तो हमको यहाँ के लोगों से पूछना चाहिए कि आपको किस तरह का स्कूल चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बच्चे भोजपुरी आता है अच्छे से या फिर लोकल लैंग्वेज आता है और हम उसको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत होगा। इसीलिए यहाँ के लोकल लोगों को हम डेवलपमेंट का अंग बनाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम पर लेके आया था, ठीक है। तो पहला तो हमारा सही होगा। दूसरा बोल रहा है क्या? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगा, ये सही बात है, लेकिन क्या उसी के लिए लाया गया था? मूल उद्देश्य यही था? तो नहीं। अगर यहाँ पे पूछता सिर्फ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तब तो सही था, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, मौलिक
उद्देश्य क्या है, इसलिए दूसरा हमारा गलत होगा। फिर बोला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ही लोगों के हाथ में गया मतलब भागीदारी बढ़ा, तो ऑटोमेटिक है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आ ही जाएगा। अब सब चीज़ ऊपर से डिसाइड नहीं होगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। तो ये तो एकदम सही। फिर बोल रहे हैं फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, उनको लिए पैसा का संग्रहण करना। पंचायती राज सिस्टम से होता है कि उनको अपना टैक्स वैक्स पावर हो जाता है, तो वो सही बात है, लेकिन क्या इस पर्पज़ के लिए लाया गया था? नहीं। मेन जो मकसद था कि लोगों का भागीदारी बढ़ाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ये हमारा मूल उद्देश्य था, ठीक है। समझ रहे हो? तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 3। बाकी चारों ऑप्शन सही है, लेकिन मूल्य उद्देश्य वो 2 और 4 नहीं था। तो अगर हम बात करें कि पंचायती राज सिस्टम का अगर उद्भव विकास देखें, तो सबसे पहले 1957 में, ठीक है, हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति बनाया था, ठीक है, बलवंत राय, जिसने बोला था 2 स्तरीय जो होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 2 स्तर। अभी 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, लेकिन इसने बोला था 2 स्तर। 1957 बना था। फिर जाके 1900 हमारा बना था 60 के दशक में, 1960s में अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता, जिसने बोला 3 टियर होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर बना हमारा LM सिंघवी, नहीं, फिर बना GV के राव, क्या बना? GV के राव समिति, ठीक है, समझ रहे हो? फिर जाके बनता है LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी, ठीक है। तो LM सिंघवी समिति ने ये बोला था कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए बोला था। फिर भारत, ये बना था 1996 में LM सिंघवी समिति। बीच भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन से जो है हम लोग को 1992 में पंचायती राज सिस्टम जो है 11th शेड्यूल में डाला, 11वीं अनुसूची में संविधान में डाला गया पंचायती राज, और उसको संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है कि सबसे पहले बलवंत था, फिर अशोक था, फिर GV के राव था, तो याद कर लो BAG, बैग सबसे पहले बलवंत आया, फिर अशोक आया, फिर GV के राव आया, फिर LM सिंघवी आया, जिसने बोला कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायतों को, फिर 73वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने डाला, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आपको पता है नागौर राजस्थान में लाया गया था 1959 में, और दूसरा राज्य जो था मेरे हिसाब से शायद आंध्र प्रदेश के आसपास था ना, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश ही था शायद दूसरा राज्य, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 3। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो 11th शेड्यूल डाला गया था, साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक हमारा जो है पंचायत राज से संबंधित है। 11th जो अनुसूची डाला गया उसमें टोटल, ठीक है, टोटल जो है 11th शेड्यूल में 29 आइटम है जो पंचायती राज को करना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 85 का जो आंसर होगा 1 और 3 होगा। कौन कौन सा आइटम है तो मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है, फिर से मैं आपको जो कोर्स में पढ़ाऊँगा, तो टेंशन मत लीजिए। वैसे खुद भी आप जो है एक बार अगर चाहे तो देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि कौन कौन सा आइटम है। UPSC पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन सा आइटम जो है, कौन कौन सा, जिस तरह आपको राज्य सूची के बारे में पता है, स्टेट लिस्ट के बारे में पता है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में पता है, समवर्ती के बारे में पता है कि कौन सा किस में आता है, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पंचायत का कार्य है, कौन सा म्यूनसिपाल्टी का कार्य है। तो पंचायत का कार्य 11th शेड्यूल में हमारा लिखा हुआ है, 29 चीज़ें है, 29 आइटम। म्यूनसिपाल्टी के बारे में 12th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। टोटल जो 18 आइटम है म्यूनसिपाल्टी में, तो वो जरूर पता देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 86 है, बोला विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। बोला भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर्स में। तो बोल रहा है कि भारत अर्थव्यवस्था में कौन कौन विचार कीजिए। बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार कार्रवाई, पब्लिक डेप्ट, लोक ऋण, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, लोक राजस्व, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति कमेटी बनाती है, RBI मत मार दीजिएगा। मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। इसके लिए क्वालिटेटिव टूल होता है, मात्रात्मक साधन होता है, और क्वांटिटेटिव टूल होता है। मात्रात्मक साधन होता है जिसको क्वालिटेटिव टूल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और क्वालिटेटिव टूल होता है जिसको बोलते हैं गुणात्मक साधन, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टूल, या फिर इसको बोलते हैं जनरल टूल, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव टूल,
या डायरेक्ट टूल। क्यों बोलते हैं सब मैंने पहले आपको पढ़ाया, कोर्स में भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है उसी का पार्ट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव टूल्स है उसका है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्रेडिट रेशनिंग, लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है, मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। तो देखियो, बैंक दर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स, सही बात है। जो पब्लिक डेप्ट है या पब्लिक रेवेन्यू है, ये सरकार का फिजिकल पॉलिसी के अंदर में आता है, राजस्व नीति के अंदर में, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 3 औजार नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। बैंक दर आपको पता है, बैंक दर मतलब जब भी बैंक जो होता है आरबीआई से लोन लेता है लंबे समय के लिए तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। अभी बैंक रेट का उतना कोई काम नहीं है, बैंक रेट का भी सिर्फ काम होता है पेनाल्टी डिसाइड करने के लिए। कोई बैंक अगर अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करता है तो उसको बैंक रेट के हिसाब से जो है उसका जो जुर्माना लगता है वो बैंक दर से, बैंक रेट पे आधारित होता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब आरबीआई जब मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है और बेचता है महंगाई या मंदी को रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। पब्लिक डेप्ट मतलब हो गया जितना भी सरकार ने लोन लिया है अभी तक, ठीक है, उसको पब्लिक डेप्ट बोलते हैं। एक चीज़ होता है, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है डेफिसिट और एक होता है डेप्ट। डेफिसिट जो होता है वो 1 साल का एक या एक समय का होता है। डेप्ट मतलब जितना भी सरकार ने अभी तक लोन लिया है शुरू से, देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक, उसको पब्लिक डेप्ट बोलते हैं। डेट पढ़ते हैं, डेट DEBT को हम लोग पढ़ेंगे, डेट के डेट बोलेंगे, लेकिन बी को यहाँ साइलेंट रखते हैं, ठीक है, बी को। पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार को जितना भी टैक्स मिल रहा है, जितना भी सरकार को पैसा मिल रहा है, चाहे वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में या नन गैर कर के रूप में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। तो ये सब जो होता है वो सरकार का पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी। और जो पहला और दूसरा है वो है आपका बैंक मतलब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है कि कैसे अपॉइंट होता है, कौन इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, और कितने साल में ये रिपोर्ट देता है, क्या इसका महंगाई का दर इसको कौन डिसाइड करके देता है, सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। कहाँ पढ़े हैं, तो जो आपने जो कोर्स ज्वाइन करेंगे 299 वाला, उसमें हम लोग पूरा भी पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। जो मुन्ना सर का 2024 वाला PDF है उसको हम पढ़ा रहे हैं अभी, और हम लोग का टारगेट है कि जनवरी तक आपका पूरा इकोनॉमिक्स और साइंस टेक जो है कंप्लीट करना, ठीक है। दोस्तों आज जो है शाम के 7:30 बजे से, ठीक है, लाइव आएंगे हम यूट्यूब पे, जहाँ आपको एनर्जी जो चैप्टर हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है, उसका जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 46 क्वेश्चन आया है पिछले 15 साल में सिर्फ एनर्जी चैप्टर से, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू देंगे जो हमारा थोड़ा एनर्जी का बचा हुआ है 15 मिनट का, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 7:30 बजे से। तो ज़रूर आइएगा, लाइव क्लास होगा आज 7:30 बजे से 0 आइए इस चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक मैं जो है टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप 0 का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 87 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में महंगाई के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। बोल रहा भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। देखिए महंगाई का तो मेन दायित्व कंट्रोल करने का किसका है, वो है आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी समिति का, ठीक है। लेकिन महंगाई का जो टारगेट फिक्स करके आरबीआई को देता है वो कौन देता है, वो भारत सरकार देता है, ठीक है। फिर उसको मॉनेटरी पॉलिसी समिति उसको उसी टारगेट को मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो महंगाई का दर है, सरकार भी जो है महंगाई को कंट्रोल करती है। टैक्स को बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा तो महंगाई कंट्रोल में रहेगा। सरकार टैक्स का पैसा घटा देगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा। अगर सरकार खर्चा ज़्यादा करने लगेगी तो लोगों के हाथ में पैसा बचने लगेगा, लोगों के हाथ में पैसा नया नया आएगा तो महंगाई बढ़ेगा। तो सरकार भी जो है सब्सिडी दे के या फिर टैक्स को कम करके महंगाई को जो है बढ़ा सकती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है। और अगर अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो आरबीआई टैक्स के रेट को, सरकार जो है टैक्स के दर को बढ़ा देती है, सब्सिडी कम कर देती है, नई नई स्कीम नहीं लगाती है, तो इससे लोग हमें पैसा कम जाएगा और महंगाई कंट्रोल रहेगा। तो
महंगाई कंट्रोल करना भारत सरकार का भी जिम्मेदारी है और आरबीआई का भी जिम्मेदारी है, ठीक। इससे पहला हमारा गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर भारत सरकार का केंद्रीय बैंक का कोई रोल नहीं होता तो मॉनेटरी पॉलिसी समिति झांक मारने के लिए लेकर आया क्या आरबीआई, ठीक है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है डिक्रीज मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। दोस्तों जो महंगाई आता है कब आता है, जब लोगों के हाथ में खूब सारा पैसा होता है और सामान उतना नहीं है, तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा होने के कारण सामान का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लोग हाथ में पैसा कम कर दो तो ऑटोमेटिक है महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सही है कि अगर मनी सप्लाई को हम डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक है जो वो आपका क्या होता है, महंगाई कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है दोस्तों, मनी सप्लाई मतलब जितना भी पैसा बैंक में आप जमा करते हो और जितना भी पैसा आपके पास है बस उसी को मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए एसबीआई ने एक्सिस बैंक को कुछ पैसा दिया है तो या आरबीआई में जमा किया है तो वो सारा चीज़ मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मनी सप्लाई में वही पैसा काउंट होता है जो पब्लिक के हाथ में पैसा है प्लस पब्लिक ने जो बैंक में जमा किया है, बस वही पैसा, बाकी कोई पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को, मैंने पहले आपको कोर्स में बताया है। तो फिर बोल रहा है कि इंक्रीज द मनी सप्लाई हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बोल रहा है कि अगर मनी सप्लाई हम लोग बढ़ाएंगे तो महंगाई जो हम कंट्रोल कर पाएंगे। गलत बात है, जितना मनी सप्लाई बढ़ाओगे उतना लोग हाथ में पैसा जाएगा और उससे जो है हमारा क्या होगा, महंगाई बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। इसलिए आंसर जो होगा 87 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 88 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। निम्नलिखित देशों पर हमें विचार करना है। कौन कौन सा देश है, तो चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, इजराइल है, पाकिस्तान है, ठीक है। बोल रहा है विच अमंग द फॉलो एबव आर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज रिकॉग्नाइज बाय द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कॉमनली नॉन एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, ठीक है। बोल रहा है कि चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल और पाकिस्तान उपर्युक्त में से परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार मतलब इस संधि के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी जो है वो कब आया था बताइए। न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब ये है कि परमाणु प्रसार को हम लोग नहीं होने देंगे, लेकिन सिर्फ 5 देश इस ट्रीटी के तहत जो है न्यूक्लियर वेपन्स रख पाते थे। वो कौन थे, P5 देश। P5 मतलब चाइना, USA, रूस, फ्रांस एंड ब्रिटेन, यही 5 देशों को, ठीक है, जिसके पास सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, ठीक है, जिसके पास सेकेंड वर्ल्ड वार के समय न्यूक्लियर वेपन्स था। या हम बोलेंगे कि जब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुआ था तो उस समय जिन देशों के पास केमिकल न्यूक्लियर वेपन्स था, न्यूक्लियर हथियार था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, USA, रूस, बोला है कि यही जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो सिर्फ यही जो है न्यूक्लियर हथियार रख सकते हैं, बाकी देश नहीं रख सकते। तो बाकी देश नहीं रख सकते, उसी के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाया गया था, जिसमें बोला गया था कि सब देश इस पर साइन करो और ये बोलो कि कोई भी हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे। तो इंडिया बोला कि तुम बेवकूफ़ हो गया, तुम लोग खाली 5 रखोगे और हम क्यों नहीं रखेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमको अगर न्यूक्लियर वेपन्स उस समय था तो तुम्हारे पास है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है तो हम भी रख सकते हैं। अगर तुमको ठीक है तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन तुम्हारे पास भी जो है तुम भी उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो इसलिए इंडिया और बहुत सारे देश जो न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, जिसको NPT बोलता है कि ये न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, उन लोगों ने साइन नहीं किया, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज करता है NPT, ठीक है, वो किसको किसको करता है, वो करता है आपको चीन को और फ्रांस को। कहने का मतलब NPT के जो मेंबर है वो है चीन और फ्रांस, इन्हीं को वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानता है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। बाकी और भी देश न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इजराइल के पास, फिलिस्तीन के पास, लेकिन इन 3 देशों को वो न्यूक्लियर वेपन देश नहीं मानता, ठीक है। इसलिए बोलता है कि तुम साइन करो, लेकिन इंडिया बोलता है हम क्यों साइन करें, तुम आगे सबसे पहले ये साइन करो कि तुम आज के बाद न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, तब हम करेंगे, ठीक है। इसलिए इंडिया जो है, फ्रांस है, मतलब इंडिया है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये सब जो है इस देश जो है ये साइन
नहीं किए। ठीक है, अफ्रीका में सभी देशों ने साइन कर दिया है, सिर्फ साउथ सूडान को छोड़ के। तो जो साउथ सूडान है उसको छोड़ के अफ्रीका के सभी देश जो है एनपीटी पे साइन कर दिया। क्लियर। नॉर्थ कोरिया साइन किया था लेकिन जो है अब भाग गया। इंडिया साइन नहीं किया है, पाकिस्तान साइन नहीं किया है, इजराइल साइन नहीं किया है। ठीक है, और साउथ सूडान भी साइन नहीं किया है। क्लियर। तो 88 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ देखते हैं। बोल रहा है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का जो हमारा आदर्श है वो संविधान में कहाँ पे निहित है, कहाँ पे वो लिखा गया है। तो आपको पता है कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है, वैसे तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही वेलफेयर का बात करता है, लेकिन मेन जो वेलफेयर के बारे में आइडिया हम लोग को मिलता है वो मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जहाँ पे आपने सुना होगा कि गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके बाद सोशल प्रिंसिपल है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, और फिर मिक्स्ड प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है ना। तो संविधान ने डीपीएसपी को अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड किया, बल्कि आर्टिकल दे दिया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक हमारा पार्ट नंबर 4 में है। ठीक है, ये डीपीएसपी जो ऐसे तो नॉन जस्टिसिएबल, अगर डीपीएसपी में कुछ लिखा हुआ है तो ये माना जाता है कि सरकार ये चीज़ करेगा क्योंकि पब्लिक का प्रेशर होता है, लेकिन वो बाध्यकारी सरकार पे नहीं है कि ये करो, क्योंकि मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। सर जो लिखा हुआ है वो उसको करना ही पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार सरकार को रोकता है आगे बढ़ने से, उसको बोलता है कि तुम ये करो, नागरिक का हित का मत खिलवाड़ करो, नागरिक का अधिकार का। लेकिन जो डीपीएसपी होता है वो नागरिक को रोकता है और सरकार को देता है पावर कि ये काम करिए, ये काम करिए। फंडामेंटल राइट में बोल रहा है कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, लोगों का जो है स्वतंत्रता को मत छीनो, लोगों से भेदभाव मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सरकार को रोक रहा है। इसलिए फंडामेंटल राइट रोकता है सरकार को, पावर देता है पब्लिक को। डीपीएसपी उल्टा है, डीपीएसपी पावर देता है राज्य को और बोलता है कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट का जो सिद्धांत है, जैसे महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट हो, फिर फ्री लीगल एड हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का बात हो, बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट हो, चाइल्ड का हेल्दी डेवलपमेंट हो, वर्कर का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में, ठीक है, फिर हम लोग का एनिमल का स्लाउटर को रोकेंगे, ये सब है ना डीपीएसपी हमारा। ठीक है, ओल्ड एज में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सब क्या करा, कल्याणकारी राज्य का बात किया जा रहा है ना। तो इसीलिए होगा डीपीएसपी। बाकी प्रियम्बल के तो आप प्रियम्बल जो होता है उसको प्रस्तावना बोलते हैं या उद्देशिका बोलते हैं। ये संविधान का ओवरऑल समझ लीजिए कि फ्रंट पेज है, जिसको पढ़ने के पूरा संविधान के बारे में पता चल जाता है। प्रियम्बल के बारे में डिटेल में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, और वैसे भी कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा फिर से अच्छे से डिटेल में। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में सबको पता ही होता है। 7 शेड्यूल तो पता है, 3 लिस्ट इसमें होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब जो लिस्ट आइटम है वो सब आपको पता है कि मैक्सिमम चीज़ हम लोग जो इसमें लिए हैं वो कनाडा से हम लोग को मिलता है, कनाडा से, जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। और इसमें जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, उसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची को। ठीक है, ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो बहुत सारा चीज़ को हम लोगों ने डाल दिया कि इसमें 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, जैसे वेट्स है, जैसे मेजर्स है, जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे वाइल्ड लाइफ है, जैसे एजुकेशन है। पहले ये किसी और लिस्ट में था लेकिन बाद में उसको कंकरेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में हम लोग डाल दिए। तो 89 का जो आंसर होगा, यहाँ पे कल्याणकारी राज्य के बारे में पूछा है तो डीपीएसपी होगा। बाकी सभी ऑप्शन के बारे में हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। ठीक है, हालांकि प्रियम्बल जो है या फंडामेंटल ड्यूटी है या जस्ट डीपीएसपी है, वो अगर सरकार नहीं देगा तो आप जो है नहीं जा सकते हो कोर्ट में। लेकिन कोर्ट जब भी कोई चीज़ का फैसला सुनाता है तो वो प्रियम्बल का सहारा ले सकता है, डीपीएसपी का सहारा लेके उस कानून को वैध, वैलिड या इनवैलिड या कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, और ये कोर्स, ये जो सीरीज़ है वो आप डेली आएगा। ठीक है, डेली हम लोग करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से पता चले कि पीवाईक्यू में क्या पूछ रहे हैं और हर ऑप्शन के बारे में डिटेल में रहे। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल प्रीलिम्स में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक होते हैं। तो अगर उनको आप अच्छे से पीवाईक्यू कर लेते हैं 2011 से लेकर 23 तक, क्योंकि आपको पता है 2011 से पहले क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 2011 से हुआ, जहाँ पे सीसेट ये सब आ गया था।
ठीक है, उसके पहले का क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, जो पैटर्न चेंज हुआ उसका कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। तो बोल रहा है द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लाव इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम कृषि उत्पादन में जो लकड़ी का हल है उसके स्थान पर इस्पात का हल करते हैं तो उसको हम किसका उदाहरण मानेंगे? सबसे पहले देखिए, जो स्टील यूज करोगे आप, ठीक है, स्टील का हल यूज करोगे या लकड़ी के हल की जगह, तो ये एक तरह का क्या है बताइए, कैपिटल है कि क्या है? एक तरह का कैपिटल है, पूंजी डाल रहे हो आप, है ना, स्टील का, क्योंकि कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होता है जानते हो आप? दो टाइप का गुड्स होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, उपभोग वस्तुएं, और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो उपभोग वस्तुओं को आप उपभोग कर लेते हो, वो ख़त्म हो जाता है। जब कोई उत्पादन होगा तो उत्पादन में ही प्रक्रिया में ये ख़त्म हो जाता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो उत्पादन करने में मदद करता है। तो जब आपके पास स्टील का हल है तो आप क्या किए, आप नया कैपिटल जो है डालें, और एक आपका कैपिटल गुड्स बना है नया हल, है ना, जिसको जो स्टील का है, तो उससे आप जो है अनाज उगाएंगे और बेचेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन में मदद करता है और ये कंज्यूम नहीं होता है, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, उसका डिप्रिसिएशन होगा, वो नाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल कर रहे हो और हल से आप खेती कर रहे हो और हल गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए चीनी है, ठीक है, चीनी से या मैदा से आपने केक बनाया, ठीक है, तो चीनी और मैदा जो है वो कंज्यूम हो गया, तो इसलिए चीनी मैदा क्या है, कंज्यूमर गुड्स। केक भी खा के आप ख़त्म कर दोगे, केक से कुछ नहीं, लेकिन केक बनाने की जो मशीन है वो तो कंज्यूम नहीं हो रहा, वो गया, चीनी गया, उसमें मैदा गया, फिर इसमें केक बना और केक जो बाद में कोई खा लेगा। पहले वाला चीज़ भी केक में कंज्यूम हो गया, लेकिन ये जो मशीन है वो कंज्यूम नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये सब जो कैपिटल गुड्स होता है वो प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है, और कैपिटल गुड्स जितना आप प्रोडक्शन करेंगे, जितना हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर कोई भी देश में पूंजीगत वस्तुएं अगर बन रही है तो हम बोलेंगे उतना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। कोई देश अगर ट्रक बनाता है तो ट्रक से वो क्या करेगा, सामान का ढुलाई करेगा, सर्विस देगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होगा, उस सर्विस या सेवा का उत्पादन होगा कैपिटल गुड्स के द्वारा, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कैपिटल गुड्स जितना किसी देश में होता है, इसका मतलब उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि कैपिटल गुड्स से जो भी चीज़ बन रहा है, गुड्स और सर्विस, जितना प्रोडक्शन होगा उतना हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा। ठीक है, इसलिए देश जो है इन्वेस्टमेंट पे फोकस करती है, कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टील उत्पादन हो रहा है वो हमारा क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति है ये। ठीक है, ये लेबर तो है नहीं कि एक लेबर की जगह 10 लेबर तो है नहीं, ना ही ये कैपिटल रिड्यूसिंग है। यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के द्वारा, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इससे क्या होगा, अब लकड़ी का खेत हल से उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन जो स्टील से ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो 90 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, यदि यहाँ सी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी, की कैपिटल की मदद से आप जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोल रहा है देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। बोल रहा है भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसका क्या मतलब है? सिंपल मतलब है, जहाँ भी भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, मंत्री परिषद, वो लोकसभा के प्रति, या हम ब्रैकेट में लिख दे पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ये सही चीज़ है, सबसे अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में लोकसभा नहीं है और पार्लियामेंट दिया हुआ है, तब हम मान लेंगे, वो भी सही मानेंगे, अगर ऑप्शन में नन ऑफ द एबव नहीं है तो। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम उसको सही मानेंगे, तभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, संसदीय प्रणाली होगा। मान लीजिए लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है कि मंत्री परिषद पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होता है, और ऑप्शन में नन ऑफ द एबव नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तब हम मानेंगे पार्लियामेंट वाला ऑप्शन सही। ठीक है, समझ रहे हो? तो आंसर क्या होगा कि क्या लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा अगर जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड है तो इसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। फिर बोल रहा है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है तो हम बोलेंगे कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है उतना ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पहला भी गलत हो गया और हमारा दूसरा भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व। अगर राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब राज्यसभा जो है वो परमानेंट चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का यहाँ भी कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो यही हमारा संसदीय प्रणाली है। जो गवर्नमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो अमेरिका में है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, वो
लेजिस्लेचर के प्रति, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। और आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है वो कार्यपालिका का ही अंग होता है, और लेजिस्लेचर का अंग जो होता है वो होता है लोकसभा। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होती है वही होता है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। चूँकि और एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर का पार्ट होता है लोकसभा, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति बोलेंगे या पार्लियामेंट के प्रति, तब वहाँ पे होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई जिम्मेदारी नहीं होता एग्जीक्यूटिव का विधायिका के प्रति, सब अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आंसर जो होगा वो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्लियामेंट्री सिस्टम से यूपीएससी ने इस कॉन्सेप्ट से बार बार जो है क्वेश्चन पूछा है। कभी बोल दिया है कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम बोल दे सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन कहीं पे अगर कैबिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो हम वो मतलब एक अनिवार्य विशेषता नहीं है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। कोई भी चीज़ पार्लियामेंट्री सरकार तभी है वहाँ पे जब वहाँ का जो आपका मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के प्रति या ब्रैकेट में संसद के प्रति जिम्मेदार होगा तब। तो 91 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है? तो ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 92 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। मैंने आप लोग के लिए कोर्स भी स्टार्ट किया दोस्तों 299 रुपीज़ का। जो बच्चे चाहते हैं ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है और बहुत ही आपके लिए फ़ायदा होगा, जहाँ पे पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, 1 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, और नया कोर्स हम लोग जो है 20 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से एंड साइंस एंड टेक से। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको कवर करवाया जा रहा है। हम लोग का टारगेट है 10 मार्च तक पूरा आपका प्रीलिम्स का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने का। ठीक है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, कैसे करेंगे ज्वाइन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक वीडियो है 4 मिनट का, उसको देखिए। ठीक है, फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको भी डाउट है कि कोर्स में क्या होगा, ठीक है, मुझे वो टेलीग्राम पे इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9990712641। वहाँ पे कोर्स के बारे में डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्स का फ़ी मात्र जो है 299 रुपीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 92 से लेके 100 तक करेंगे, और फिर 2016 का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, कल ही मतलब। ठीक है, तो डेली अब ये सीरीज कंटिन्यू होगा, टेंशन मत लीजिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।